और आज मैं नई टी शर्ट में पहन के लाया हूँ। मेरी मदर मुझसे कहती है तेरे पास क्या नीली और काली टी शर्ट ही है जिसमें तू वीडियो बनाता है? एक ही टी शर्ट, दो ही टी शर्ट। जय हिंद एवरीवन। आज थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा से वीडियो डाल रहा हूँ। कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि रोज वीडियो आए ताकि हमारी और आपकी दोनों की ग्रोथ हो। और आज मैं नई टी शर्ट में पहन के लाया हूँ। मेरी मदर मुझसे कहती है तेरे पास क्या नीली और काली टी शर्ट ही है जिसमें तू वीडियो बनाता है? एक ही टी शर्ट, दो ही टी शर्ट है तेरे पास? तो आज तीसरी टी शर्ट है। चलो ये सब तो फालतू की बातें हैं, लेकिन पढ़ते हैं हमारा तीसरा पार्ट जो है लैंड रिसोर्स। कंट्री में जमीन कहां कहां पर कैसे कैसे डिवाइडेड है, कैसे कैसे जमीन कहां कहां पर कितना प्रपोर्शन में है। प्लेन सबसे ज्यादा है 47%। कहां है प्लेन? नॉर्दर्न प्लेन। 9th क्लास पुरानी याद करो, तुम लोगों ने पढ़ रखा है, ये नॉर्दर्न प्लेन है। और गुजरात के प्लेन, यहां भी थोड़ा प्लेन है। और कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, ये प्लेन जमीन होगी। माउंटेन्स, हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिंटेक्शियल बैंड में होता है हिमालय ऐसे। साथ में अरावली, अरावली यहां से गुजरात से लेके पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, दिल्ली तक है। विंध्या, सतपुड़ा, सेंट्रल इंडिया, ब्लॉक माउंटेन्स, ध्यान रखना। अब नीचे आओ जो नीलगिरी, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये पूरे रीजन में माउंटेन्स है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ये माउंटेनियस रीजन है कंट्री में। प्लेट्यू, पठार, प्लेट्यू को टेबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और प्लेट्यू जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है प्लेट्यू को। देखो सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल हाईलैंड, याद करो पुरानी 9th क्लास, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है, हजारीबाग प्लेट्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, मैसूर प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, सबसे इंपॉर्टेंट मेघालय प्लेट्यू, ठीक है, ये मेघालय है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। कहां कहां पर कितना लैंड है हमको पता है, लेकिन यूटिलाइज कैसे? देखो भाई, फॉरेस्ट के अंडर जो लैंड है वो जंगल वाला ही पूरा रीजन है। दूसरा, लैंड नॉट फॉर एग्रीकल्चर, फॉर कल्टीवेशन, जो जमीन कल्टीवेशन के लिए नहीं है। इसमें कौन कौन सी है? देखो, बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो जमीन बंजर पड़ी हुई है। और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, ये नॉन एग्रीकल्चरल जो लैंड होता है ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए रखा हुआ होता है, इसमें बिल्डिंग्स बनना, रोड बनना, सो एंड सो, ठीक है। तो दो हो गए हमारे पास। तीसरा पॉइंट, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ध्यान रखना, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं कैटल पॉपुलेशन के लिए। भाई गाय वाय चढ़ती है इसमें, गाय भैंस, कैटल्स जितने भी होते हैं। तो परमानेंट पास्चर्स थोड़े बड़े एस्पेक्ट में आप देख सकते हो, और ग्रेजिंग लैंड थोड़े छोटे एस्पेक्ट में देख सकते हो। ये कैटल्स के लिए ही होते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तीसरा, अंडर ट्री कवर, जमीन जो ट्री कवर के अंडर है वो भी अनकल्टिवेटेड होती है, उसमें खेती बाड़ी नहीं होती, ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। एनडीए का जीएस मैं पढ़ाता हूं और मुझे पता है कि ये सवाल मैंने कई बार पहले देख रखा है। कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब होता है ऐसी जमीन जो अनकल्टिवेटेड छोड़ दी गई हो 5 साल से ज्यादा। रीजन कुछ भी हो सकता है, फैलो छोड़ दी गई, अनकल्टिवेटेड ऐसी रख दी, ठीक है, तो 5 साल से ज्यादा ध्यान रखना है, स्टार लगा लेना यहां पर। फैलो लैंड यानी कि एक ऐसी जमीन जो कि खाली छोड़ दी है, रीजन ये हो सकता है कि उसकी जो फर्टिलिटी है दोबारा से रीगेन हो सके। अब इसके अंदर दो पार्ट है। करंट फैलो, करंट फैलो यानी कि 1 साल या उससे नीचे कोई जमीन अगर अनकल्टिवेटेड छोड़ी हो तो करंट फैलो लैंड कहलाएगी। और अदर देन करंट फैलो भी होती है, वो 1 साल से 5 साल के बीच में होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये और परमानेंट पास्चर्स भी ध्यान रख लेना इस बात का। अब अच्छा, वैसे मैं ध्यान रख लेना बहुत कहता हूं, पता नहीं, सिर्फ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनएसए, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब ऐसी जमीन जिसमें खेती हो रही हो या होती हो 1 साल के अंदर अंदर, जिसमें खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है, ऐसी जमीन। जीसीए, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एक एरिया जो एक बार तो सोन कर लिया यानी कि एनएसए, लेकिन उससे ज्यादा उसमें खेती हो गई, 1 साल से 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, ठीक है, एक बार से ज्यादा हो गई, तो उसको बोलेंगे जीसीए, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, वो जमीन उसके अंडर आएगी। तो एनएसए, नेट सोन एरिया, जीसीए, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर के लिए, 1 मार्क में आता है। इसको देखते हैं जरा कि इंडिया का जो ये पूरा लैंड मास है, ये कितने का है, कितने स्क्वायर फीट का है, ठीक है, स्क्वायर फीट नहीं, स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 32 लाख से ज्यादा, 32,80,000 के करीब करीब ये पूरा जमीन, ये पूरी इंडिया की जमीन दिखती है आपको, ठीक है, इंक्लूडिंग आइलैंड्स वगैरह, पूरी इंडियन टेरिटरी। अब इसमें जो लैंड यूज का पैटर्न हमको पता है वो है 93% ओनली। हमको पता है कि हम यहाँ पर क्या करना है, ये जमीन कैसे यूटिलाइज है।
7% कहाँ गई? गायब। 7% नहीं है। तो रिमेनिंग जो है वो सर्वेड नहीं करी गई, उसका सर्वे नहीं हुआ, एक्सेप्ट आसाम। आसाम क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में प्लेनर रीजन है, तो प्लेनर रीजन में थोड़ा सा ऑलमोस्ट प्लेनर है, तो इस रीजन में सर्वे है इस चीज का। लेकिन इसके अलावा क्या क्या, देखो नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे ट्राइबल रीजन रहते हैं, तो वहां ज्यादा सर्वे वगैरह होते नहीं। कंट्री में और जगह भी ट्राइबल रीजन है, जैसे सेंट्रल इंडिया, ये पूरी बेल्ट ट्राइबल बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट है, ठीक है, यहाँ भी ट्राइबल लोग रहते हैं, तो यहाँ सर्वे नहीं होता। दूसरा, और सर्वे कहां नहीं हुआ, तो यार ये पीओके की कहानी आपको पता ही होगी। 1947 इंडिया पाक वॉर, ये रीजन अब हमारी टेरिटरी में तो है, ये हमारा जमीन है, ये पीओके वाली ये रीजन पूरा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी इसको एडमिनिस्टर नहीं करती। ये अक्साई चिन, यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है, ये रीजन भी हमारे अंडर नहीं आ पाता है इंडियन टेरिटरी में है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है अभी करेंटली, ठीक है, ध्यान रख लेना। एंड अब देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने एक बेंचमार्क सेट किया था कि हमारे पास देश में 33% का डिजायरेबल फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए भाई, 33%। लेकिन कंट्री में करंट फॉरेस्ट एरिया जो है बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। फॉरेस्ट पूरा कवर जो आता है वो 21% के करीब आता है। और अगर आप फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, मिसलेनियस ट्री कवर को पूरा ओवरऑल देखें तो 25% के करीब करीब इतना ही है देश में अभी फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। 33% होना चाहिए था, लेकिन उससे कहीं कम है। अब लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ध्यान से सुनना, लैंड डिग्रेड कैसे हो रहा है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मैं मार्कर ले लेता हूं एक मिनट। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, अब देखो लैंड डिग्रेडेशन किस प्रकार से लैंड डिग्रेड हो रहा है। ये जो रीजन है पूरा, ये वाला रीजन, पंजाब, हरियाणा और ये वेस्टर्न यूपी, इस रीजन में ओवर इरिगेशन की वजह से सैलिनिटी देखने को मिली है। सैलिनिटी जमीन के ऊपर, ठीक है। सैलिनिटी से क्या होता है कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। यहाँ एल्यूवियल सॉइल मिलती है इस पूरे रीजन में, तो उससे फर्टिलिटी कम हो जाती है। क्यों? पानी आया खेत में, पानी इवेपोरेट हो गया, पानी के अंदर से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, तो वो जमा हो गए मिट्टी के ऊपर। अब जैसे ही जमा हुए यार, वो सैलिनिटी बढ़ाएंगे तो जमीन की मिट्टी की फर्टिलिटी कम होती जाएगी। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जो बेल्ट मैंने बना रखी है, इस पूरी बेल्ट में माइनिंग होती है। माइनिंग की वजह से पॉल्यूशन होता है, जमीन में फोड़े जाते हैं, डायनामाइट फोड़े जाते हैं, माइंस ऐसी ही बनाई जाती है, ठीक है, माइनिंग ऐसी होती है, और उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। सीमेंट का जहां काम होता है बहुत पॉल्यूशन होता है। एक जगह का नाम बता, जैसे ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में रीजन में, झारखंड में झारिया तो जलने में ही है, वो 100 सालों से ऊपर हो गए, वहां आग ही जल रही है, जमीन के अंदर कोयला मिलता है वहां से, ठीक है। और झारखंड में ही जगह है जादूगोड़ा, रेडिएशन, यूरेनियम के माइंस है, ठीक है, तो रेडिएशन फैल रहा है, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड एमपी, ये पूरी बेल्ट, अगेन ये वाली बेल्ट, ये बेल्ट को अगर आप देखेंगे, इस बेल्ट में ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है। कैटल पॉपुलेशन के लिए ओवर ग्रेजिंग हो जा रही है इधर पे, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। मैप में ये बनाने को भी आ सकता है, मार्क करने को भी आ सकता है, आपका मैप बेस्ड वर्क भी हमारा बहुत है। और इसी के साथ साथ ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कहां कहां लैंड डिग्रेड किस तरह से हो रहा है, पेपर में आने के हाई चांसेस है। अब कंजर्व कैसे करोगे? बड़ी सरल सी बात है। देखो यार, जमीन को कंजर्व करने के लिए अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ। अच्छा, अफॉरेस्टेशन को ही रीफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। और शेल्टर बेल्ट्स ज्यादातर कोस्टल रीजन्स में लगाई जाती हैं, ठीक है, कतार में पेड़ लगाए जाते हैं। और थॉर्नी बुशेस, मैं जैसे हाइकिंग वगैरह करने का बहुत शौक रखता हूं, तो मैं एक बार मेरे नजदीक में रीजन, हल्द्वानी के रीजन में ही एक जगह पड़ती है आदि कैलाश, छोटा कैलाश नाम से, हम वहां गए थे। तो मैंने देखा कि वहां पहाड़ी खिसके ना, मिट्टी खिसके ना करके उसमें थॉर्नी बुशेस लगा रखी थी, और उसकी रूट्स बड़ी सॉलिड थी, तो वो बिल्कुल पकड़ के रखती हैं, रूट्स होल्ड करके रखती हैं मिट्टी को, ताकि मिट्टी इजीली बहे नहीं और लैंड डिग्रेड ना हो और कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। और यही सारे कुछ रीजन है जिसकी वजह से लैंड को हम, अच्छा, इंडिया में एक ऐसा स्टेट मैं आपको बताता हूं जहां पर ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक वो स्टेट है, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है 2016 में वो 100% ऑर्गेनिक हो गया था। और इतने ये जो पॉइंट्स हैं ये आप देखना, ध्यान रखना। अगले पार्ट में जो हम पढ़ेंगे, पार्ट 4 में, लास्ट पार्ट हो जाएगा, सॉइल्स ऑफ इंडिया और सॉइल कंजर्वेशन, फिर चैप्टर खत्म है। कोशिश पूरी करूंगा कि रोज वीडियो डालूं अपनी तरफ से जितना भी हो पाएगा। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे, मैं ऑलरेडी पढ़ाता भी हूं, तो बच्चे कह रहे थे सर, कुछ कह रहे थे आप पूरा चैप्टर पढ़ा दीजिए, कुछ बच्चे कहते हैं बड़ा बहुत हेक्टिक हो जाता है पूरा चैप्टर पढ़ाना, तो पार्ट्स में डाल दीजिए।
पार्ट्स, 1 2 3 4 ऐसे करके पार्ट्स जितने भी होते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि 3 पार्ट्स में पूरे के पूरा जो चैप्टर, बड़े चैप्टर्स हैं वो निपट जाएं। फिलहाल हमारे चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू वेरी मच।